हे गाइस, आई होप सब बढ़िया है। अपनी प्रिपरेशन पूरी फुल फोर्स पे कर रहे हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर में आ चुके हैं जेई मेंस 2026 जनवरी शिफ्ट के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के। आज का चैप्टर इज वर्क एनर्जी एंड पावर। जब भी हम वर्क एनर्जी पावर के चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं तो हर बार सिर्फ इसी चैप्टर के कंसेप्ट नहीं बट आसपास के बहुत सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट्स यूज होंगे। जैसे आज भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो सिर्फ वर्क एनर्जी के नहीं यूज होने वाले, एनर्जी कंजर्वेशन के अलावा भी बीच में ही थोड़ा सा एनएलएम भी यूज होगा। हमें एफबीडी बनाने की में भी जरूरत पड़ सकती है, हमें फोर्सेस को चेक करने की जरूरत पड़ सकती है। काइनेमेटिक्स के कंसेप्ट ऑफ कोर्स यूज होते हैं, मे बी इक्वेशंस ऑफ मोशंस यूज हो रहे हो, मे बी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन यूज हो रहा हो, कुछ ना कुछ तो कैलकुलस वाला यूज होगा ही होगा। प्लस सेंटर ऑफ मास चैप्टर का मोमेंटम कंजर्वेशन वाले कंसेप्ट भी यूज हो सकते हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल चैप्टर बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी डिफरेंट चैप्टर्स। आसपास की चीजें बहुत सारी पूछी जा सकती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। चलो भाई, 21 जनवरी की शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, A body of mass 2 kg is moving along x direction में मूव कर रहा है, उसका मास दिया हुआ है, such that its displacement as a function of time, position displacement as a function of time has been given. ओके, टाइम का फंक्शन है पोजीशन, अल्फा बीटा गामा, अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी प्लस गामा, और इनकी वैल्यूज दिए हैं। दीज आर ऑल कांस्टेंट्स, हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। वेस्टेज ऑफ स्पेस ये तो देने का भी जरूरत नहीं था। द वर्क डन ऑन द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल टी इज इक्वल टू 2 टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स। ओके, हमें वर्क डन निकालना है और पोजीशन हमें फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है। देखो वैसे अगर तुम्हें याद हो, इफ वेलोसिटी इज वेरिएबल या एक्सेलरेशन इज वेरिएबल, इस केस में हम डिफरेंशिएट करके चेक कर सकते हैं। जब इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या मिलता है तुम्हें, पोजीशन इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डिफरेंशिएटेड, वेलोसिटी निकल के आएगा 2t प्लस 1 डिफरेंशिएटेड, एक्सेलरेशन निकल के आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे भाई इसमें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बड़ा डायरेक्ट बड़ा सिंपल हो गया। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो फोर्स भी कांस्टेंट, फोर्स निकल के आ जाएगा ma which is 4 न्यूटन। ओके, और मुझे पता है वर्क डन का फॉर्मूला, अगर फोर्स कांस्टेंट हो तो वी कैन अप्लाई एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर या एफ एस कॉस थीटा, और ये है ही एक्स डायरेक्शन के अंदर फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी एक्स डायरेक्शन के अंदर है। यू कैन इजीली फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। टाइम को 2 पुट करो, एक्स की वैल्यू आएगी, टाइम को 3 पुट करो, एक्स की वैल्यू आएगी, सबट्रैक्ट करो, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। ओके, कर लेते हैं। व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? इनिशियल पोजीशन जब t की वैल्यू 2 पुट करूंगा, 4 प्लस 2 प्लस 1 7, फाइनल 3 पुट करूंगा, 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग आउट टू बी फाइनल माइनस इनिशियल से 6 मीटर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वर्क डन एंड वर्क डन इज 24। बहुत सिंपल, बहुत डायरेक्ट, इजीली हो रहा है सॉल्व। ये क्वेश्चन इजी इसीलिए हो गया बिकॉज एक्सेलरेशन हमें कांस्टेंट मिल गई, तो बहुत इजी और डायरेक्ट हो गया। बट एक और तरीका करेंगे, दिस इज मेथड 1। इस मेथड के अलावा तुम्हें एक और मेथड बहुत जरूरी आना चाहिए जिसमें हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। सेकेंड मेथड, work done by net force is change in kinetic energy. This is our second method. ठीक है, दोनों मेथड्स समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हमें दिया हुआ है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड से लेके टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स तक हमें वर्क डन निकालना है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया, बट अगर वैसा ना होता फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या मेथड यूज करेंगे? आई विल डिफरेंशिएट इट एक बार तो वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी इज dx by dt 2t plus 1 डन। ओके, व्हाट आई एम गोइंग टू अप्लाई इज, मैं इसकी इनिशियल काइनेटिक निकालूंगा, मैं फाइनल काइनेटिक निकालूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे वर्क डन मिलेगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। टाइम को पुट करो तुम्हें वेलोसिटी मिल जाएगी। एक बार टाइम को 2 सेकंड्स पुट करो, एक बार टाइम को 3 सेकंड्स पुट करो। पुट करते हैं, वेलोसिटी इनिशियल निकल के आ रही है t = 2 पे 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल निकल के आ रही है t = 7 मीटर पर सेकंड। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, डायरेक्टली एप्लीकेशन। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। कि आई विल कम आउट टू बी
हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू 2 इंटू वी का स्क्वायर 25। फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा तो हाफ इंटू 2 इंटू 7 का स्क्वायर, दिस कम्स आउट टू बी 49, दिस कम्स आउट टू बी 25। And finally, work done by net force is change in kinetic energy, which is K final minus K initial. K final 49 minus K initial 25. Value comes out to be 24 joule. दोनों मेथड तुम्हें आने चाहिए, वर्क एनर्जी लगा के भी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के भी, एंड सिंपली एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट आ गया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कर दिया हमने। इतना समझते हो? देयर इज वन मोर मेथड, हिंट दे देता हूं, तुम एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर की भी इंटीग्रेशन कर सकते हो, बट सिंस फोर्स विल कम आउट टू बी कांस्टेंट, वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, फॉर्मूला फाइनली यही बन जाएगा। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है। आई होप तुम्हें समझ आ गई ये दो मेथड्स। ये तो बिल्कुल सिंपल हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गई। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट ना आती तो हम ये वाला मेथड यूज करते। डू यू गेट इट? या बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 1, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में 23 जनवरी शिफ्ट 1 एक डायग्राम दिया हुआ है हमें, मास दिखाया हुआ है, मास दिखाया, एंड देयर इज अ सर्कुलर पाथ। A small bob of mass m is attached to a massless rigid rod of length 1 meter. ये एक massless rigid rod है, इसकी लेंथ 1 मीटर है और इसके साथ एक स्मॉल बॉब है जिसका मास m है। परफेक्टली फाइन। इज पिविटेड एट पॉइंट p एक्सिस एंड केप्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब यहां से ये 60 डिग्री डिस्प्लेस हमने करके रखा हुआ है। डिस्प्लेस्ड छोड़ेंगे तो नीचे आएगा, है ना। एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर बिलो द पॉइंट p, मतलब इससे 1 मीटर बिलो, an identical bob is kept at rest on a smooth horizontal surface. यहां पे ये एक और मास है, एक मास A एक मास B, extends to a circular track of radius r. इस circular track का radius r है। If the bob just manages to complete the circular path after being hit elastically, then the radius r is, क्या हुआ? सिंपल सा प्रोसेस, यहां पे ये मास है, इसको हमने यहां छोड़ा, ये स्ट्राइक करेगा नीचे वाले मास को, ये आगे जाएगा और सर्कल कंप्लीट कर रहा है। तो इट इज आस्किंग कि क्या होनी चाहिए इसकी रेडियस ताकि ये सर्कल कंप्लीट हो जाए। अब मल्टीपल कंसेप्ट्स लग रहे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, स्टेप वाइज चलते हैं। शुरू कहां से हो रहा है? शुरू हो रहा है जब ए वाला बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन करके बी पे स्ट्राइक करेगा। बस स्ट्राइक करने से पहले हम निकालते हैं कि कितनी वेलोसिटी होगी उसकी। दिस इज द इनिशियल कंडीशन, मास फाइनली नीचे आ चुका है, इट मस्ट हैव अटेन्ड अ सर्टेन वेलोसिटी, मुझे ये वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, मास ए, है ना। दिस इज द इनिशियल सिचुएशन, दिस इज द फाइनल सिचुएशन, ये एंगल 60 डिग्री है। परफेक्टली फाइन। नीचे आया, क्या इसकी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। लो जी, 60 डिग्री, ग्राउंड इसको रेफरेंस मान लो, ये हाइट कैलकुलेट कर लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कर देना। ओके, ऐसा करते हैं, ये डायग्राम नहीं बनाते, इसी के अंदर ही बना लेते हैं डायग्राम। ये डिस्प्लेस करके इट रीचेस समवेयर हियर एंड इसकी वेलोसिटी v, या ठीक है। चलो लेट्स टेक दिस टू बी आवर रेफरेंस। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, यस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, परफेक्ट। ओके, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल। ओके, फाइनली तो रेफरेंस पे आ चुका है, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0। इनिशियल पोटेंशियल के लिए मुझे ये वाली हाइट चाहिए, है ना, और ये वाली हाइट मैं इस ट्राइंगल से निकाल पाऊंगा। अगर इसकी लेंथ l है, 1 ही है, 1 दिया हुआ है, अगर ये पूरा 1 है, ये भी 1 है, तो कैन आई से दिस इज 1 cos 60, 1/2। पूरा है 1 तो ये भी 1/2, तो हाइट निकल के आई 1/2। तो लिख देते हैं mg 1/2। h की वैल्यू 1/2 ही आ गई, परफेक्टली फाइन। ठीक है, या तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, h इज इक्वल टू l 1 माइनस कॉस थीटा, h इज इक्वल टू l 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसे भी तुम निकाल सकते हो, है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में पढ़ते हैं कंसेप्ट। परफेक्ट। सिंस इट्स अ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, हम एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं। ki प्लस ui इज kf प्लस uf, लिख दो। mg 1/2 इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। सॉल्व कर देते हैं, g की वैल्यू 10 पुट कर देते हैं, m से m गया, हाफ से हाफ गया, v आ गया √10, v निकल के आ रहा है √10।
√10 मीटर पर सेकेंड। चलो ये एक पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। डन। सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ये नीचे आया और इसने बॉब को स्ट्राइक किया। ठीक है, लेट्स चेक इट आउट। बॉब ए का मास इज m और उसके आगे बॉब बी है जिसका मास m। इसकी वेलोसिटी v, कोलिजन इलास्टिक है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज 1। अगर तुम्हें वो शॉर्टकट याद है तो तुम तो डायरेक्टली कर सकते हो कि अगर मासेस इक्वल होते हैं, हेड ऑन कोलिजन है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 है, वेलोसिटीज विल गेट स्वैप्ड आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन ए आ जाएगा रेस्ट पे और बी मूव करने लग जाएगा वी से। क्या शॉर्टकट लगाया है कि अगर मासेस सेम होते हैं और कोलिजन इलास्टिक है, वेलोसिटीज स्वैप हो जाती है, वेलोसिटीज स्वैप हो जाती हैं सिंस इट इज अ हेड ऑन कोलिजन। दिस इज योर सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। अब फाइनली अगर तुमने डायग्राम देखा हो ध्यान से, अब इसको एक वेलोसिटी मिल चुकी है, अब इसी वेलोसिटी से चलता जाएगा। इट्स अ स्मूथ सरफेस, तो कोई फ्रिक्शन वगैरह तो है नहीं, और इसने सर्कल कंप्लीट कर दिया। ओके, और सर्कल कंप्लीट करने के लिए मुझे बताओ इस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी चाहिए होती है? डू यू रिमेंबर दैट फैक्ट? बिल्कुल सर, याद है, √5gr इज द वेलोसिटी विच इज रिक्वायर्ड। तो ये जो इसको वेलोसिटी मिली है v, जिसकी वैल्यू √10 है, वो √10 √5gr के बराबर होगा, तो ही वो सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। एंड फाइनली द थर्ड पार्ट, क्रिटिकल कंडीशन। क्रिटिकल कंडीशन ऑफ वर्टिकल मोशन कि अगर वेलोसिटी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे √5gr होगी तो ही सर्कल कंप्लीट करेगा, और वो वेलोसिटी √10 के बराबर है, √10 के बराबर। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 50r इज इक्वल टू 10, r की वैल्यू 1/5 मीटर निकल के आ रही है। 3 पार्ट्स में क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, मतलब इतना ज्यादा तुम्हें थॉट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एनर्जी कंजर्वेशन, कोलिजन, सर्कल कंप्लीट। एनर्जी कंजर्वेशन करके वेलोसिटी निकाली, वही वेलोसिटी बी को मिली, और उसी वेलोसिटी के साथ चल के ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लेगा। क्या तुम्हें समझ आती है बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ आती है। योर आंसर इज ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 3, 24 जनवरी की शिफ्ट 2 में आया हुआ है। In case of a vertical circular motion of a particle by a thread of length L by a thread of length L, if the tension in the thread is 0 at an angle of 30 degree from the horizontal, the velocity at the bottommost point of the circular path is। वो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट पे क्या वेलोसिटी दें ताकि जब वो अपने 30 डिग्री एंगल विद द हॉरिजॉन्टल पे आए तो टेंशन हो जाए 0। बॉटम पे क्या वेलोसिटी दें? बॉटम पे क्या वेलोसिटी दें ताकि जब इधर पहुंचे तो टेंशन 0 हो जाए? टेंशन 0 का मतलब स्लैक हो जाना। स्लैक हो जाना मतलब सर्कुलर मोशन करते करते उसने सर्कुलर मोशन छोड़ दिया। दिस वाज वन ऑफ द केसेस जब वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होती है, व्हेन वेलोसिटी इज लेस देन √5gr, ये वो वाला केस है। यहां पे आके मैं वेलोसिटी मान लेता हूं कुछ v। ओके, इनिशियल वेलोसिटी कुछ u, मुझे ये u निकालना है, बट यहां आके वेलोसिटी v, और इसने अपना सर्कुलर पाथ यहां छोड़ दिया, टेंशन 0। तो टेंशन 0 की जब बात चलती है या जब टेंशन की बात चलती है तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर हम दो चीजें यूज करते हैं। अगर टेंशन निकालना है तो वी यूज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो हम इस मास की एफबीडी बनाएंगे, फोर्सेस बैलेंस करवाएंगे, और फाइनली वेलोसिटी निकाल लेंगे उसी तरीके से। और जब हमें वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन निकालना होता है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वील कम टू एफबीडी। चलो भाई, ये रहा मेरा पाथ, हमको तो भाई ये चाहिए, है ना। मास यहां है, एंगल बन रहा है 30, इस मूवमेंट पे इसके पास एक वेलोसिटी है v। ठीक है, एफबीडी में कौन सी फोर्सेस दिखेंगे? नीचे कौन सी फोर्स है? बिल्कुल सही, mg। स्ट्रिंग की डायरेक्शन में देयर इज टेंशन। हम दो तरीके यूज कर सकते हैं, या तो मैं इसकी एक्सेलरेशन लिख के सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लगाऊं, या मैं इसके फ्रेम में बैठ के बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाऊं। आई विल अप्लाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज mv² by r और mv² by l, है ना, स्ट्रिंग की लेंथ l है।
अगर ये 30 है तो ये 60 है, mg cos 60, तो इस मास की FBD में इधर की तरफ टेंशन, इधर की तरफ mg cos 60 एंड बाहर की तरफ mv स्क्वायर बाय l। हमारी कंडीशन क्या है कि मास को स्लैक ऑफ कराना है, तो टेंशन को 0 पुट कर दो, mg cos 60 mg बाय 2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय l। m से m कैंसिल हो गया, v की वैल्यू आ गई रूट ऑफ gl बाय 2। ये अपनी वेलोसिटी निकल के आ रही है, एकदम बढ़िया। मतलब मुझे इस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल गई। सबसे पहला कंसेप्ट लगाया FBD, फोर्सेस बैलेंसिंग का। डू यू गेट इट? यस सर, बिल्कुल। अब मुझे क्या कराना है, आई नीड अ रिलेशन बिटवीन इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, और वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन मतलब काइनेटिक एनर्जी के बीच में रिलेशन मतलब एनर्जी कंजर्वेशन इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके चलो अप्लाई करते हैं। ये था सर्कुलर पाथ, बॉटम मोस्ट वाली वेलोसिटी अपने को चाहिए, जहां पे स्लैक ऑफ हो रहा है वहां पे हमारे पास वेलोसिटी v है, ठीक है। आई नीड टू अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। ये लेंथ l है, ये लेंथ l है। रेफरेंस चूज कर लेते हैं, इसको बोल देते हैं अपना रेफरेंस, है ना। एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए रेफरेंस चाहिए पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। व्हाट इज द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m u स्क्वायर। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v स्क्वायर, और v की मैं वैल्यू पुट कर देता हूं, तो ये आ जाएगा gl बाय 2, तो ये बन गया mgl बाय 4 इनिशियल। ओके, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी 0। फाइनली वो कितने हाइट पे आ गया, तो मुझे mgh चाहिए। आई नीड दिस हाइट। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये हाइट में कुछ पोर्शन तो l का है, ये वाली हाइट यू नीड दिस हाइट, है ना। l cos 30, l sin 30, दिस इज l sin 30, एंड व्हाट इज sin ऑफ 30? 1/2, तो ये आ गया l/2। तो ये l है, ये l/2 है, h हो गया 3l/2। पुट करो, 3mgl/2 इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अब चुपचाप क्या करा देंगे, एनर्जी कंजर्वेशन, ki प्लस ui इज इक्वल टू kf प्लस uf, दोनों का एडिशन करा दो। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन विल गिव यू हाफ mu स्क्वायर प्लस 0 शुड बी इक्वल टू mgl/4 प्लस 3mgl/2। LCM लो, 7mgl/4 इज हाफ mu स्क्वायर, m से m कैंसिल, यहां 2 कैंसिल, u की वैल्यू आ गई रूट ऑफ 7gl/2। दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी एट द बॉटम। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, क्लास में भी कराया जाता है, बस देख के तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ सर बहुत कुछ कर रहे हैं हम, बट वेरी स्टैंडर्ड, वेरी सिंपल। मतलब कंसेप्ट ही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन के अंदर, एनर्जी कंजर्वेशन कराओ और एफबीडी बनाओ। एफबीडी बनाया, सॉल्व किया, वेलोसिटी आ गया मेरे पास उस मूवमेंट पे, इनिशियल से फाइनल का मुझे रिलेशन चाहिए, एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वी हैव सॉल्व्ड इट, वी हैव गॉट एन आंसर √7gl/2। समझते हो? पल्ले पड़ता है? बिल्कुल पल्ले पड़ता है सर। दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन एंड दिस इज एफबीडी, 2 स्टेप में। कम ही क्वेश्चन है जिसमें डायरेक्टली एक ही स्टेप लग रहा है, मल्टीपल कंसेप्ट्स लग रहे हैं हर क्वेश्चन के अंदर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, 22 जनवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम पॉइंट r1 टू r2 अंडर अ कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। व्हाट आर कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड? जिन फोर्सेस का वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता। work done by conservative forces not dependent on path, ठीक है। the work done by the forces is, अरे वर्क डन चाहे जिस मर्जी फोर्स का हो, चाहे वो कंजर्वेटिव हो चाहे वो नॉन कंजर्वेटिव हो, वो हमेशा F.dr होता है या F.dx होता है। माइनस साइन, ये किस चीज का फॉर्मूला है? When we define potential energy, we define potential energy as force conservative is minus del u by del r। यहां से मैं u को माइनस F.dr की इंटीग्रेशन और इसको डेल्टा u लिख सकता हूं। बेसिकली यहां पे डेल्टा u इज इक्वल टू माइनस ये होता, तो मैं कहता स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट हो गई, ठीक है।
An object moving from one location to another can follow infinite paths. मतलब अगर एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे हमें जाना है तो हम बहुत सारे पाथ्स पे आ सकते हैं, बिल्कुल सही बात. Therefore, the amount of work done by the object changes with the path followed for a conservative force. अभी ऊपर लिखा, अरे कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन ये होती है कि भाई ये वर्क डन इसका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, जो मर्जी पाथ ले लो, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, ऐसे आ जाओ, जैसे मर्जी आ जाओ यार, घूम फिर के आ जाओ यार, कोई चक्कर नहीं है. बट अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो चाहे जैसे मर्जी पाथ पे आओ, हर पाथ पे वर्क डन विल बी सेम. और इसने क्या बोल दिया, चेंजेस विद पाथ. तो स्टेटमेंट 2 भी इनकरेक्ट हो गई. तो बोथ आर इनकरेक्ट, बोथ आर ट्रू, बोथ आर फॉल्स. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. मतलब सिंपल इंटरप्रिटेशन लग रही है, गलती होने का चांस है यहां पे अगर तुम नेगेटिव पे ध्यान नहीं दोगे. तुम कह रहे हो ये तो होता है वर्क डन का फॉर्मूला, नेगेटिव लग गया तो क्या हो गया, नहीं फर्क पड़ता है बहुत बड़ा. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है. और ऑफ कोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस आर दोस फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता. बहुत सही. अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 या 23 जनवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन. जंबल्ड अप है क्वेश्चंस, कोई बात नहीं. A bead P slides on a frictionless semicircular string. Frictionless semicircular string, ये bead है, of radius r, and at point A its horizontal component of velocity is v. मतलब जब P यहां पे था A पॉइंट पे तो इसकी वेलोसिटी v थी. ठीक है. Another bead of Q of same mass is ejected from point A along a horizontal string with velocity v. ये भी एक स्ट्रिंग है, ये इसी पाथ पे जा रहा है, P नीचे वाले पाथ पे जा रहा है. ठीक है, परफेक्ट. Friction is neglected. Let TP and TQ be the time taken by beads P and Q to reach point B. मतलब Q B पे पहुंचा, A B पे पहुंचा, मुझे बताना है किसको ज्यादा टाइम लग रहा है, किसको कम टाइम लग रहा है. ठीक है. अगर एकदम लेमैन में चले जाओगे तुम और सोचोगे अरे यार क्यू ने तो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, पी तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ पा रहा है, तो पी को ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यू को कम टाइम, नहीं गलत हो जाएगा क्वेश्चन. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. डिफरेंट कैसे है, और ये टू बी ऑनेस्ट जेई एडवांस का एक पीवाईक्यू भी है. ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है. करना क्या है इसमें, सबसे पहले तो तुम ये देखो दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली सेम है ना, और फाइनली दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी सेम है, दोनों की हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटीज सेम है, दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी सेम है ना, और मुझे कंपेयर करना है कि कितना टाइम लगता है. ओके, डिस्प्लेसमेंट फॉर क्यू इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर पी हॉरिजॉन्टल. एक्चुअली ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही है, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, बट हर मूवमेंट पे इनकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट सेम. चलो सेम. अब ये मुझे कह रहा है इनिशियल वेलोसिटीज दोनों की सेम है. जो Q है V रिमेन्स कांस्टेंट. नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, कोई उसे रोकने की कोशिश नहीं कर रहा. इट इज गोइंग टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. बट अगर मैं बात करूं P की, सपोज किसी भी मूवमेंट पे P यहां है ना, सपोज दिस इज P. P की एफबीडी बनाते हैं एक बार, है ना. नीचे लग रहा होगा mg, बिल्कुल नॉर्मल वाली डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन, और कोई फोर्स तो नहीं है. ठीक है, mg के दो कंपोनेंट्स, एक mg का कंपोनेंट होगा अलोंग इट्स पाथ, एक mg का कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर. बिल्कुल सही. ओके, अब देखो यार mg sin थीटा इसे अलोंग मूव करवा रहा है, mg cos थीटा इसे रोकने की, मतलब नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करवा रहा है. सिंस इस पार्टिकल पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रही है, कैन यू सी जैसे जैसे ये नीचे जाएगा नॉर्मल रिएक्शन का हर बार एक कंपोनेंट है जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है ना. नॉर्मल रिएक्शन का हर बार एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंपोनेंट है जो हमेशा इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को इफेक्ट करेगा. ओके, और ये नॉर्मल रिएक्शन का एंगल फिक्स नहीं है, एंगल चेंज होता जा रहा है. सिंस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट इसे हर बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में धक्का दे रहा है, मतलब नीचे आते आते इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज.
ओके अगर नीचे आते आते हॉरिजॉन्टल स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ऊपर जाते जाते हॉरिजॉन्टल स्पीड कम हो रही होगी, इस तरफ हॉरिजॉन्टल स्पीड विल रिड्यूस। एक और बार जब वो पाथ इधर तक है, जब वो नीचे की तरफ आ रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ रही है, जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी स्पीड कम हो रही है। मैं हॉरिजॉन्टल स्पीड की बात कर रहा हूं क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन हॉरिजॉन्टल को धक्का दे रहा है। अगर इसकी स्पीड बढ़ रही है और यहां इसकी स्पीड कम हो रही है, बट क्या तुमने नोटिस किया इनिशियली तो v थी ना, बड़ी होगी मे बी 4v पहुंच गई, कम होगी मे बी वापस v पहुंच गई होगी, बट पूरे ड्यूरेशन के अंदर हॉरिजॉन्टल स्पीड q वाले स्पीड से ज्यादा है। पूरे ड्यूरेशन में हॉरिजॉन्टल स्पीड q वाले की स्पीड से ज्यादा हो गई। p पॉइंट को देखो, वेलोसिटी v, 2v 3v 4v 3v 2v v, मतलब जब q सिर्फ v से चल रहा था, p ने स्पीड उठा ली और वो जल्दी पहुंच गया। देखो क्वेश्चन के अंदर अगर पाथ लंबा है तो जरूरी नहीं है उसको टाइम ज्यादा लगेगा, तुम्हें क्वेश्चन को एनालाइज करके देखना पड़ेगा। बस इतनी ही कॉन्वर्सेशन से मुझे पता लग गया कि पूरे ड्यूरेशन के अंदर p की वेलोसिटी q से ज्यादा है, मतलब टाइम p को q से कम लगेगा। काफी अच्छी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है ना। ऑप्शन कौन सा बन रहा है करेक्ट? ऑप्शन 1 करेक्ट निकल के आ रहा है। ठीक है, थोड़ा अपने तरीके से भी थॉट दो, मल्टीपल एक्सप्लेनेशंस बन सकती हैं। ये तो मैंने एक थॉट दिया है तुम्हें नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लेके कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक धक्का लग रहा है, बट यू कैन मेक योर ओन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। आई होप यू गेट इट। काफी अच्छा है, ट्रिकी क्वेश्चन है, पुराना जेईई एडवांस भी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। 21 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पोटेंशियल एनर्जी v दे दिया, वैसे u लेते हैं बट कोई बात नहीं, वर्सेस डिस्टेंस x ग्राफ इज गिवन। ठीक है, डिस्टेंस x ग्राफ इज गिवन। रैंक द रीजंस एज पर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल फ्रॉम हाई टू लो। ओके, अगर अभी मैंने एक थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल आर, सिंस इट्स एन एक्स डायरेक्शन आई कैन राइट इट माइनस डेल यू बाई डेल एक्स। ओके, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। डी यू बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ यू एन एक्स, यू और एक्स के ग्राफ में क्या देगा? इट विल गिव मी स्लोप, बट नेगेटिव ऑफ स्लोप। जिसका स्लोप ज्यादा उसकी फोर्स भी ज्यादा, क्योंकि हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे कमेंट करना है। तो चलो सबकी स्लोप्स दिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी, ए से बी perpendicular upon base, slope of AB is 1. Slope of BC, ये बना ट्रायंगल 1 2 3, 3 by 1 3. स्लोप ऑफ CD, सिंस इसका एंगल ही 0 है तो इसका स्लोप भी 0 है। स्लोप ऑफ DE, इसका स्लोप नेगेटिव में है बट अपने को तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर कितना है 1, इसका बेस कितना है 2, तो 1/2। जो स्लोप है वही फोर्स का मैग्नीट्यूड भी है, तो बस बन गई बात। जिसकी स्लोप ज्यादा उसका फोर्स भी ज्यादा। फोर्स ऑफ BC ग्रेटर देन फोर्स ऑफ AB ग्रेटर देन फोर्स ऑफ DE ग्रेटर देन फाइनली फोर्स ऑफ CD। BC AB DE, BC AB DE CD, ऑप्शन 4। कंसेप्ट क्या यूज हो रहा था? अरे पोटेंशियल एनर्जी और पोजीशन के ग्राफ में स्लोप ही तुम्हें फोर्स देता है, एक्चुअली नेगेटिव ऑफ फोर्स देता है, बट हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, इसलिए सिर्फ स्लोप का मैग्नीट्यूड देख लिया। ये सब मॉड्स हैं। दैट्स इट, सिंगल कंसेप्ट क्वेश्चन। दिस इज इट फॉर वर्क एनर्जी एंड पावर। यही क्वेश्चंस आए थे, बड़े सिंपल, बड़े स्टैंडर्ड, बड़े इजी क्वेश्चंस हैं। अपनी प्रेपरेशन टू द मैक्स रखो। अब प्रॉब्लम क्या आ जाती है, जब हम फ्लो में कर रहे हैं 6 क्वेश्चंस तो हो रहे हैं क्योंकि हमारे दिमाग में वर्क एनर्जी चल रहा है, बट बहुत सारे कंसेप्ट्स के साथ जब यही सिंपल कंसेप्ट्स भी आते हैं हमें काफी डिफिकल्ट फील होता है। तो अपनी प्रेपरेशन उसी हिसाब से रखो ताकि क्वेश्चन को देख के ही तुम जज कर पाओ, अरे ये तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, इसमें यही सेट ऑफ फॉर्मूलाज लगेंगे। कीप इट अप, वर्क वेल, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।